हेलो दोस्तों, आप सभी का सिंपल सॉल्यूशन स्टडी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हम लोग क्लास 10th के सीबीएसई फिजिक्स के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग पहले भी 3 वीडियो डाल चुके हैं। जो नहीं देखे हैं उस देखेंगे, तब इसको देखने में समझ में आएगा। हम लोग इसमें इलेक्ट्रिक सर्किट और ओम्स लॉ के बारे में चर्चा करने वाले हैं और इसको समझने वाले हैं कि ओम्स लॉ होता क्या है और इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे बनता है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट या कह सकते हैं एक सर्किट डायग्राम बना हुआ है। देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट एक व्यवस्था होता है जिसमें एक कंडक्टर वायर होता है, जिसके थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवा सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर फ्लो करता है। बीच में एमीटर डाला हुआ है जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। तो एमीटर है जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। ठीक है, और यहाँ बल्ब है और ये स्विच है, इसको कहते हैं स्विच या की कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं? की। स्विच का काम क्या होता है? तो इसको ऑन करेंगे तो इससे इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करने लगेगा इस कंडक्टर के थ्रू, और जिससे क्या होगा, इससे मेरा ये बल्ब जो होगा, ये बल्ब ग्लो करने लगेगा। ठीक है, ग्लो करने लगेगा। तो इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है? तो लिखेंगे एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज क्लोज्ड पाथ। कैसा पाथ होता है ये? क्लोज्ड पाथ in which electric current can flow। ठीक है, in which electric current can flow, इसको हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या होता है तो देख सकते हैं। एक मेरा डिवाइस है, कोई भी डिवाइस हो सकता है, एनी डिवाइस। बल्ब लिए हैं, बल्ब की जगह फैन ले सकते हैं, कोई भी डिवाइस, एनी डिवाइस। इसमें एक एमीटर है। कौन सा मीटर है? एमीटर है जो इलेक्ट्रिक करंट के मतलब अमाउंट को मेजर करेगा। ये क्या है? मेरा बैटरी। इसको क्या कहते हैं? बैटरी। ये मेरा बैटरी है और ये की है। इस तरह से की के अंदर में डॉट होगा तो ये क्लोज्ड की हुआ, यानी कि ऑन। क्लोज्ड की यानी कि ऑन। बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट में कुछ सिंबल होते हैं जिसको ध्यान में रखने से हमको समझ में आता है क्या चीज़ का यूज हुआ है। जैसे कि सिंबल फॉर सम इंस्ट्रूमेंट, हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है सिंबल्स ऑफ सम इंस्ट्रूमेंट। कुछ सिंबल है इंस्ट्रूमेंट का, जैसे देख सकते हैं सेल। सेल क्या होता है? तो सेल 2 प्लेटों से बना होता है, जिंक के प्लेट होते हैं जनरली। ठीक है, इसके बीच में चार्ज को कंजर्व करके रखा जाता है, जिसको बाद में यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट में। बैटरी। बैटरी क्या होता है? द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। इसको बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ये सेलों का कॉम्बिनेशन होता है तो इसको बैटरी कहते हैं। बैटरी में एक सेल नहीं होते, 1 से 2 4 10 बहुत सारा सेल का होता है। ठीक है, उसको बैटरी कहते हैं। की, जैसे स्विच को की कहते हैं। ये ओपन स्विच है, ये भी ओपन स्विच का ही सिंबल है। ये क्लोज स्विच है, जिसके बीच में डॉट रहेगा वो क्लोज स्विच। ये क्लोज स्विच है। ठीक है, ज्वाइंट वायर से लगा हुआ, इसको ज्वाइंट वायर कहते हैं। ज्वाइंट वायर 2 वायर देख सकते हैं, दो डायरेक्शन में करंट जा सकता है, इससे इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में। इसको ज्वाइंट वायर कहते हैं। मतलब एक वायर से दूसरा वायर को ज्वाइंट किया गया हुआ तो इसको ज्वाइंट वायर कहेंगे। वायर विथ नो ज्वाइंट, मतलब यहाँ पर ये जंपर जैसा, मतलब क्या कर सकते हैं कि एक वायर है, इसके ऊपर से क्रॉस करके दूसरा वायर ले जाए। ये एक वायर है, इसके ऊपर से क्रॉस करके एक दूसरा वायर ले जाए, तो इसको हम लोग कहते हैं वायर विथ नो ज्वाइंट्स। ठीक है, ये बल्ब है, समझ सकते हैं, ये बल्ब के लिए बनाए हैं, समझ सकते हैं। ये बल्ब है, मेरा इस तरीके का बल्ब होगा। ठीक है, ये बल्ब है, ध्यान रखना ये बल्ब है। ठीक है, इसको रेसिस्टेंस कहा जाता है। हम लोग इसके बारे में ही ज़्यादा पढ़ने वाले हैं, रेसिस्टेंस के बारे में। तो रेसिस्टेंस का सिंबल याद रखेंगे, ये रेसिस्टेंस का सिंबल है। वेरिएबल रेसिस्टेंस या रिसोटा कहा जाता है इसको, जो इस तरीका का होता है। इसमें हम लोग अलग अलग डिफरेंट पोजीशन पर वोल्टेज को मेंटेन करते हैं, इसको वेरिएबल रेसिस्टेंस कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, ये क्या है? मेरा वेरिएबल रेसिस्टेंस है। ये मेरा वेरिएबल रेसिस्टेंस है। यहाँ पर फ्यूज का सिंबल बना है, फ्यूज है ये, इसको कहते हैं फ्यूज। ठीक है, तो इन सिंबल को नोट कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट होता है, इससे ध्यान रखना चाहिए। और इससे 1-2 नंबर का क्वेश्चन आता है सिंबल को पहचानने के लिए कि कौन सा किस चीज़ का सिंबल है। ठीक है, हम लोग बात करते हैं अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं ओम्स लॉ के बारे में। ठीक है, तो ओम्स लॉ के बारे में, तो जॉर्ज साइमन ओम, जिनका जन्म 1787 में हुआ था और 1854 तक ये रहे थे। ये एक वैज्ञानिक थे। ठीक है, जर्मन फिजिसिस्ट थे।
इन्होंने रेसिस्टेंस के लिए एक फार्मूला निकाला था, खास रेसिस्टेंस के लिए ही फार्मूला निकाला था। किसके लिए? एक रेसिस्टेंस के लिए फार्मूला निकाला था। लेकिन इनका रिलेशनशिप दो चीज़ के बीच में था, एक था इलेक्ट्रिक करंट और दूसरा था पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि इन्होंने रिलेशनशिप दिया था किसके बीच में? इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में। तो इन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा, क्या कहता है कि द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। इन्होंने क्या कहा? इन द गिवन सर्किट, कोई भी सर्किट में जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, मान लो ये कोई सर्किट है, इसके थ्रू कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, तो इस इलेक्ट्रिक करंट का जो अमाउंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसमें उत्पन्न होने वाले, मतलब उसमें जो प्रोड्यूस हो रहा है पोटेंशियल डिफरेंस उसके। किस तरह के कंडीशन पर? जब फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट हो। कांस्टेंट मतलब स्थिर फिजिकल कंडीशन। फिजिकल कंडीशन में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। फिजिकल कंडीशन कहने का मतलब होता है टेम्परेचर से, ठीक है, करेंट, टेम्परेचर, ये सब जो दो चार फिजिकल कंडीशन होता है वो नहीं बदलना चाहिए। टेम्परेचर ही मान लो, जनरली टेम्परेचर बढ़ने से करंट का फ्लो बढ़ जाता है, इस कारण से टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे, फिजिकल कंडीशन को कांस्टेंट रखेंगे, सिचुएशन कांस्टेंट होना चाहिए। तो मेरा जो इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर के थ्रू फ्लो करेगा उसका मान और जो पोटेंशियल डिफरेंस फ्लो करेगा, जो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होगा। तो ये स्टेटमेंट याद रखना है, द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस across its ends। यानी कि मान लेते हैं कि कोई कंडक्टर है, यहाँ पर देख लेते हैं, ये कोई कंडक्टर है और इसके में से जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है उसका इलेक्ट्रिक करंट का जो अमाउंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? पोटेंशियल डिफरेंस के। किसके प्रोपोर्शनल होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, V प्रोपोर्शनल टू I के, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते थे, V इक्वल टू RI, ठीक है। यहाँ R क्या है? हेयर लिख लेते हैं, हेयर R क्या है? कांस्टेंट। क्या है ये? कांस्टेंट। कांस्टेंट है जिसको हम लोग रेसिस्टेंस भी कहते हैं। यही मेरा रेसिस्टेंस है। क्या कहलाता है ये? रेसिस्टेंस कहलाता है। R इक्वल टू क्या लिख लेगा? V बाई I के। ये फार्मूला है, ध्यान रखेंगे। V R इक्वल टू क्या निकला? V बाई I के, ठीक है। यानी कि अगर हम लोग समझना चाहें तो हम लोग इसे भी समझ सकते हैं कि I और V में क्या कंडीशन होता है, मतलब क्या रिलेशन होता है? तो V इज प्रोपोर्शनल टू I, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए यहाँ इक्वल का साइन आता है और V इक्वल टू RI, जहाँ हेयर R इक्वल टू कॉन्स्टेंट है जिसको हम लोग रेसिस्टेंस भी बोलते हैं, ठीक है। इसको इस ग्राफ के मदद से समझ सकते हैं। जैसे इधर देखते हैं कि एक तरफ करंट है और इधर पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर मान लेते हैं कि किसी भी कंडक्टर में जैसे जैसे करंट बढ़ते जाएगा वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ते जाएगा। मान लेते हैं अगर 1 एम्पियर का करंट है, यहाँ 2 एम्पियर का करंट है, यहाँ 3 एम्पियर का करंट है, यहाँ 4 एम्पियर का करंट है, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर का करंट है। यहाँ मान लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है, यहाँ 20 वोल्ट है, यहाँ 30 वोल्ट है, यहाँ 40 वोल्ट है, ठीक है। तो जैसे 1 वोल्ट पे 1 एम्पियर के करंट पे 10 वोल्ट का इलेक्ट्रिक करंट है, पोटेंशियल डिफरेंस है। 2 एम्पियर के करंट पर 20 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है। 3 एम्पियर करंट पर 30 वोल्ट इलेक्ट्रिक करंट है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन की मदद से हम लोग देख सकते हैं कि धीरे धीरे क्या कर रहा है, ये वेरीज कर रहा है। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक करंट बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ते जा रहा है। या फिर कह सकते हैं जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ते जा रहा है। जैसे हम लोग को याद करो कि देखे होंगे घर में स्टेबलाइजर होता है, स्टेबलाइजर में ऐसे स्विच को खट जिसको हम लोग वेरिएबल रेसिस्टेंस कहते हैं, अगर वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट का सप्लाई क्या होता है? बढ़ने लगता है। इसी सिंपल से लॉ पर स्टेबलाइजर काम करता है। या फिर कह सकते हैं कि वोल्टेज बढ़ाते जाइए करंट बढ़ते जाएगा, ठीक है। वोल्टेज घटाते जाइए करंट घटते जाएगा, या करंट बढ़ाइए तो वोल्टेज बढ़ते जाएगा। ये दोनों की इसी बात पर जितने भी ट्रांसफार्मर होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस होते हैं, सब इस सिद्धांत पे काम करता है। तो R बराबर हम लोग के पास एक फार्मूला निकला V बाई I का। तो हम लोग जानते हैं, अगर मान लेते हैं किसी कंडक्टर के अंदर में, किसी भी कंडक्टर के अंदर में देखते हैं कि 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 1 वोल्ट का है, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट भी 1 एम्पियर का है, तो उसका रेसिस्टेंस कितना होगा? तो रेसिस्टेंस कितना होगा? तो R इक्वल टू लिख सकते हैं, है ना, 1V बाई
1A मतलब 1 वोल्ट पर एम्पियर। 1 वोल्ट इसको बोलते हैं 1 वोल्ट पर एम्पियर, और इसको एक अलग सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं ओम। क्या सिंबल होता है ये? 1 ओम। लिखेंगे द एसआई यूनिट, ठीक है, क्या होगा? एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस, एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस इक्वल टू ओम। इसको क्या बोलते हैं? ओम। इसको लिखा जाता है ओम, ध्यान रखेंगे, OHM, ओम, ठीक है, इसको ओम बोलते हैं। ओम बोलने से कोई इंडियन साइंटिस्ट नहीं समझ लेना, ये जर्मन फिजिसिस्ट थे जिन्होंने V और I के बीच में रिलेशन दिखाया था। जैसे इसको एक डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सर्किट डायग्राम बना हुआ है जिसमें देख सकते हैं कि बैटरी लगा हुआ है। यहाँ बैटरी है, ये मेरा बैटरी है, ये मेरा बैटरी है। यहाँ पर एमीटर है, एमीटर है, ठीक है, एमीटर है ये, ठीक है। ये मेरा रेसिस्टेंस है R, समझ सकते हैं। ये वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाया जाता है, ये वोल्ट मीटर है, ये वोल्ट मीटर है, ठीक है। ये की है या स्विच है, और यहाँ पे वेरिएबल रेसिस्टेंस है। ये कौन सा रेसिस्टेंस है? वेरिएबल रेसिस्टेंस, VR लिख दिए, वेरिएबल रेसिस्टेंस। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे इलेक्ट्रिक करंट का मान बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे इलेक्ट्रिक करंट का मान बढ़ते जाएगा। तो इतना बात समझ में आना चाहिए कि ओम्स लॉ क्या होता है। स्टेटमेंट ध्यान से याद रखना है सबको कि द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड एट फिजिकल कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन। फिजिकल कंडीशन में टेम्परेचर समझ लो, टेम्परेचर फिजिकल कंडीशन है। अगर 30 डिग्री टेम्परेचर रखे हुए हैं तो हमेशा 30 डिग्री ही रखना पड़ेगा। 40 डिग्री टेम्परेचर है, 100 डिग्री टेम्परेचर है, जितना टेम्परेचर मान के रखे हुए हैं उतना ही टेम्परेचर रखना है। टेम्परेचर को बढ़ाना घटाना नहीं है। अगर बढ़ेगा घटेगा तो थर्मोडायनेमिक्स का बात हो जाएगा कि टेम्परेचर बढ़ने से उसमें असर पड़ने लगेगा। तो हम लोग इसके बारे में इतना समझते हैं, और रेसिस्टेंस के बारे में हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे।